हेलो एवरीवन, आई एम संदीप वर्मा, योर फिजिक्स टीचर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के लिए चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर के बारे में हमने कितना पढ़ा, इस चैप्टर में हमने कितना स्टडी किया और इस चैप्टर से हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा। एंड in short, I am going to revise the whole chapter within maximum 13 or 15 minutes. Clear? So आपको अगर ब्रीफली में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या फिर आप मेरे नोट्स को कॉपी करके उनसे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक फोर्स। तो फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज अ पुश और पुल विच change the position of an moving object or a rest object or try to change its position। मतलब फोर्स वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, चाहे वो पोजीशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों ना हो। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वी कैन नॉट मूव एन एनी ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ में, राइट। सो व्हाट इज अ फोर्स? दैट वाज, इसमें हमने दो टाइप्स के फोर्स पढ़े, दैट वाज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो व्हाट इज अ बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्सेस यानी कि दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इज दैट मीन्स इन सब फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है, तो इस कंडीशन में ये फोर्सेस क्या कहलाएंगे? बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। ठीक है। और फॉर अनबैलेंस फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं या एक से ज्यादा या एक फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स, देन दीज फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। क्लियर? सो दैट वाज द अबाउट द फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, कैसे हम मेजर करते हैं, ये हम न्यूटन्स लॉ में अगेन स्टडी करेंगे। क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द फोर्स। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इनर्शिया। सो इनर्शिया किसे कहते हैं? व्हाट इज अ इनर्शिया? सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, is the property of an object due to which it cannot change their position by itself। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन खुद चेंज नहीं कर सकता, वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। और हम कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? तो चाहे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन कर रहा है तो कंटिन्यूसली मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। किसकी वजह से? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर? तो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? द इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। क्लियर? और इनर्शिया के तीन टाइप्स होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अपनी पोजीशन खुद चेंज नहीं कर सकता। और थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसे। राइट? सिमिलरली इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर अपनी डायरेक्शन खुद चेंज नहीं करेगा, मूविंग डायरेक्शन, कब तक? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये जो प्रॉपर्टी है कि खुद में ही अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर? सो दैट वाज द इनर्शिया। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर। अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास सबसे ज़्यादा होगा या जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। क्लियर? So these are the some theoretical part of this chapter. Now towards going
द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर इंसेक्ट न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए मोशन के। उस 3 लॉ में से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं। तो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन से पहले गैलीलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दे दिया था और उन्होंने ही इनर्शिया को डिफाइन किया था। क्लियर? तो इस कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इट इज अबाउट द इनर्शिया एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द इनर्शिया। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिमेन्स its rest position, and if an object moving in a particular direction then it will continuously moving in that one direction until and unless we cannot apply an external force, similarly as inertia। ठीक है, जैसे हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं वैसे ही हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो उसी डायरेक्शन में पर्टिकुलरली मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्लियर? दैट वाज द लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं द मोमेंटम। व्हाट इज अ मोमेंटम? द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑफ मास m विद द वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होती है kg इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मास की यूनिट kg और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो दैट वाज द वे हाउ कैन वी डिफाइन द मोमेंटम, और इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है यही हमें देता है फोर्स की वैल्यू। ठीक है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, वो किस पर डिपेंड करेगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। सिंपल वर्ड में, हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर, उसके मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा टाइम के साथ साथ। राइट? सो वी कैन से दैट द फोर्स F इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम। ठीक है, सो यहाँ से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू अपॉन टी, या यहाँ से F इज इक्वल टू m कॉमन। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी, और ये क्या होता है? दैट वाज एक्सीलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो F इज इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है फोर्स का, और फोर्स की जो SI यूनिट को डिफाइन करते हैं दैट वाज न्यूटन। क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं मास यानी कि kg इंटू एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी अदर यूनिट है न्यूटन की। क्लियर? सो यहाँ से फोर्स को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर आप कहीं खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी टॉपिक में या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। सो न्यूटन, दैट वाज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज अ, ये सबको पता होगा, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करता है, ये F फोर्स अप्लाई कर रहा है,
बी ऑब्जेक्ट पर एफ ए फोर्स अप्लाई कर रहा है बी पर, तो बी भी एक फोर्स एफ बी अप्लाई करेगा और वहां पर एफ ए बराबर होगा माइनस ऑफ एफ बी के। ठीक है, माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस कंडीशन में जो फोर्स की डायरेक्शन है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, राइट? सो वी विल टेक एज नेगेटिव साइन। सो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। इसकी एप्लीकेशंस है, जैसे हम वॉक करते हैं, ठीक है, रॉकेट मूव करता है, ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब बात करते हैं द चेंज इन मोमेंटम, या फिर बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो इन दिस चैप्टर we will also study about the law of conservation of momentum। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहलाता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर या मूविंग सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर या एक ही प्लेन पर, तो वहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो टोटल जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर एग्जांपल देखिए, वी कैन रफ इट, राइट? तो फॉर एग्जांपल we have two objects A and B, right? Both are moving with the velocity of initial velocity of UA and that is UB. Both collide after some time, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं आगे चल के थोड़ी देर बाद, और इसके बाद जो इनकी वेलोसिटी हो जाती है, एक ही वेलोसिटी होती है, दैट इज VA एंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड वन इज, यानी बी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी दैट इज VB। ठीक है, तो अभी हमने इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, अब बस ये एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा, जो मोमेंटम होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है दैट इज ma, अगर ma इसका मास है, इंटू UA प्लस mb इंटू UB इज इक्वल टू ma इंटू VA प्लस ma इंटू VB। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, या कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम से। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, सो इन सब टॉपिक से रिलेट करके या इनकी एप्लीकेशंस और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, चाहे हम फॉर्मूला यूज करें फोर्स का, मोमेंटम का या एनी अदर, ठीक है, तो दैट वाज द होल चैप्टर ऑफ क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? इसमें एक टॉपिक और आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स ऑफ मोशन, वो फोर्स जो किसी कॉन्टैक्ट सरफेसिस पे लगता है, और ये अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करता है। क्लियर? सो द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट विल मूव व्हेन द रिलेटिव मोशन अकर। जब रिलेटिव मोशन होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मूव करेगा, तो क्या होगा? तब होगा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, राइट? उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन। तो ये सब टॉपिक्स आप रिवाइज करिए, नोट कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सॉल्व योर ऑल NCERT एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सॉल्व मैंने आपके वीडियो इसमें अपलोड किया है लास्ट, तो आप NCERT एक्सरसाइज वहाँ से भी देख सकते हैं सॉल्व करने के। थैंक यू।